ओके, सो चलिए आज शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। वी हैव डन लाइक सीएनएस, पीएनएस, उसके बाद जितना भी इंडोक्राइन का था, उसके बाद रेस्पिरेटरी था, उसके बाद बाकी जो थे हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक इसमें कर लिए हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव हो गया, नीचे का एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी और थोड़ा सा ऊपर का जो मसल और जो नॉर्मल सेल्यूलर फिजियोलॉजी द बल्क पोर्शन वहाँ से थोड़ा करना है ना। ये रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इट्स लाइक वेरी स्मॉल टॉपिक है ना, अभी 10-15-20 मिनट में हम कर लेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि इसके जो और रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमने इंडोक्राइन फिजियोलॉजी में भी ऑलरेडी कर चुकी है। और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी जनरली हमको ऑब्स एंड गाइने से भी वहाँ से भी क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाता है। सो दिस विल बी जस्ट लाइक अ इंटीग्रेशन पोर्शन, वहाँ का भी क्वेश्चन और यहाँ का भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी अगर इतना कर लिए तो विल बी डन विद दैट। और 15-20 क्वेश्चन है वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में द फर्स्ट क्वेश्चन इज A female complains of cramps in the breast while breastfeeding. Which hormone is responsible? While breastfeeding क्या हो रहा है कि क्रैम्प्स आ रहे हैं। अब क्रैम्प्स आ रहे हैं while breastfeeding। अभी जनरली देखो ब्रेस्ट फीडिंग अगर हो रहा है तो जनरली हमको एक हार्मोन यहाँ पे सिंपली याद होना चाहिए। प्रोलैक्टिन क्या है कि जनरली मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग और ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ना। दो हार्मोन हमको यहाँ पे क्या याद होना चाहिए जनरली, बेसिक एकदम बेसिक फिजियोलॉजी है ये कि प्रोलैक्टिन P4 प्रोलैक्टिन एंड P4 मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ना। और एक होता है इजेक्टिंग हार्मोन। इजेक्ट कब होता है मिल्क? मिल्क इज इजेक्टेड आफ्टर गिविंग बर्थ है ना, आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क इजेक्शन होता है एंड दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जनरली ऑक्सीटोसिन नॉट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि जनरली मिल्क प्रोडक्शन और कंटिन्यूएशन में क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है। तो वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल कंप्लेंट्स ऑफ क्रैम्प्स इन द ब्रेस्ट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसका जनरली क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर क्रैम्प्स फील हो रहे हैं दैट इज जनरली क्रैम्प्स अगर हैं तो हम जनरल लगा सकते हैं मसल क्रैम्प्स, यानी कि जनरली कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड समथिंग है। सो दैट विल बी ड्यू टू द जनरली ऑक्सीटोसिन एंड दिस ऑक्सीटोसिन है ना, दिस ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय what? Oxytocin is produced by generally posterior pituitary. Oxytocin is produced by posterior pituitary. It is milk ejecting and uterine contractions. It helps in milk ejection and uterine contractions. चलिए तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी जनरली अगर मैं देखूं तो देखो एराकिडोनिक एसिड जो होता है इसमें एक मेडिसिन का इंटीग्रेशन या फिर फार्मा का इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं हम। जनरली एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो रिलीज करता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओपन जनरली कॉक्स एंजाइम जब एराकिडोनिक एसिड पे एक्ट करता है तो इट विल फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ड्यू टू पीजीज वी नो कि पेन का सेंसेशन होता है। तो इसीलिए अगर हम ये कॉक्स को इनहिबिट कर दें यहाँ पर तो क्या होगा, पेन कम होता है एंड दैट कॉक्स इनहिबिटर इज नथिंग बट सेलेकॉक्सिब। ये हमको याद रखना है, ठीक है, पेन रिलेटेड थोड़ा सा है ना। अब ये सकिंग जो होता है जनरली इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ, जब हम सकिंग करते हैं तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है एंड व्हेन देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन मायोएपिथेलियल सेल्स। और ये मायोएपिथेलियल सेल्स पे क्या करता है, जनरली एक्ट करता है एंड ड्यू टू दिस द क्रैम्प्स कैन बी फेल्ट। ठीक है, द क्रैम्प्स कैन बी फेल्ट बिकॉज sucking triggers when the baby sucks the milk, the sucking triggers release of oxytocin and that acts on the myoepithelial cells। अभी नहीं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे था इसलिए मैंने ऊपर थोड़ा उसका बता दिया। सेपरेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी ऑकर्स एट द टाइम ऑफ, फर्स्ट पोलर बॉडी कब सेपरेट होता है। अब इसके लिए पोलर बॉडी का सेपरेशन देखने के लिए हमको पूरा का पूरा क्या देख लेना होगा, साइकिल। और ये साइकिल हम अगर देख लिए ऊजेनेसिस का पूरा प्रोसेस अगर हम देख लें तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा देन वी कैन डू इट। अब जो ऊगोनियम सेल होता है दैट इज 2n, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। दैट ऊगोनियम गोज अंडर माइटोसिस टू फॉर्म 2 सेल्स। और जब माइटोसिस में जाएगा तो नंबर ऑफ क्या होगा, जो क्रोमोजोम है दैट रिमेन्स द डिप्लॉयड ओनली 2n बनेगा। अब ये जो 2n है यहाँ पे ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है, ये इतना जितना भी ऊपर हो रहा है अभी ये माइटोसिस ऊगोनियम से, ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है। अब ये 2n जो डॉटर ऊगोनियम है वहां से क्या होगा, इट विल गो अंडर ग्रोथ एंड ये प्राइमरी ऊसाइट फॉर्म करेगा। So again primary oocyte is again nothing but diploid in nature. This primary oocyte goes under meiosis first, इट गोज अंडर मियोसिस फर्स्ट। और ये मियोसिस फर्स्ट में जब जाता है तो मियोसिस तो क्या है, रिडक्शनल सेल डिवीजन है। अगर 2n है तो वहां से रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। सो दिस बिकम्स n, ठीक है। 2n से क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में जाएगा एंड देन इट कन्वर्ट्स टू सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 1 में जाएगा। अब दिस सेकेंडरी oocyte जनरली गोज अंडर मियोसिस 2। अब ये जो प्राइमरी oocyte है जो मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक एन बनाएगा और दूसरा एन कहाँ चला जाएगा, पोलर बॉडी। सो एक पोलर बॉडी और एक क्या होगा, सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा। उसके बाद दिस सेकेंडरी oocyte अगेन गोज अंडर मियोसिस 2, सेकेंड मियोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तब तक हम उसको सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। ओवम कब बोला जाता है? जब फर्टिलाइज हो जाता है वो, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली वी कैन टेल दिस इज ओवम। बिफोर फर्टिलाइजेशन इट इज स्टिल सेकेंडरी oocyte व्हिच इज जनरली हैप्लोइड इन नेचर। अब ये हैप्लोइड वाला जो है इट गोज अंडर मियोसिस 2, और हमको पता है कि मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एन इधर आ जाएगा और एक एन, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा, वही एन आ रहा है। सो नाउ दिस इज ओवम एंड दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी। सो क्वेश्चन हमको जनरली फर्स्ट प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte का होता है जनरली कब होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। एंड दिस ओवम इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर फर्टिलाइज। प्यूबर्टी के टाइम पे ओवम नहीं होता, प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। सो दिस फर्स्ट पोलर बॉडी कब फॉर्म हो रहा है, दैट इज बीइंग आस्क्ड। सो दिस फर्स्ट पोलर बॉडी is being formed after meiosis first, और second polar body is formed after meiosis second. So ये easy भी हो गया कि first polar body is formed after meiosis first, second polar body is formed after meiosis second. So यहाँ पे हमको देखो क्या पूछा गया है, separation of first polar body occurs at the time of generally फर्स्ट पोलर बॉडी अकर्स एट द टाइम ऑफ, यहाँ देखो मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये हो जाएगा ओवम वाला, सो यानी कि इससे पहले वाला स्टेप, सो दैट इज ओव्यूलेशन। प्यूबर्टी के टाइम पे ओव्यूलेशन विल बी आवर आंसर। स्पर्म हेड कंटेंट्स, अब स्पर्म के हेड में, स्पर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर पढ़ ले तो इट विल बी मोर देन इनफ। फिगर उतना अच्छा नहीं है बट पढ़ने के लिए ठीक है। चलो, हेड का स्पर्म का जो होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हेड, है ना। उसके नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? नेक प्लस बॉडी। ये जो यहाँ का पोर्शन है दिस इज नेक एंड द लोअर पोर्शन इज द बॉडी, है ना, नेक प्लस बॉडी। एंड इस नेक प्लस बॉडी को क्या बोलते हैं हम? टुगेदर इट विल बी कॉल्ड एज मिडल पीस। हेड, नेक प्लस बॉडी इज मिडल पीस एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज द टेल। द रिमेनिंग पोर्शन इज द टेल। अब इसमें देखो जो ऊपर वाला हेड है उसमें जनरली क्या होता है? हेड में क्या होता है? एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। अब ये एक्रोसोम है ना, एक्रोसोम जनरली क्या करता है? इट डेवलप्स फ्रॉम गोल्गी apparatus। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस एक्रोसोम डेवलप्स फ्रॉम गोल्गी apparatus। इट इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड एसिड फॉस्फेटेज। यहाँ पे क्या होता है? जनरली म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड एसिड फॉस्फेटेज होता है। इट कंटेन्स हाइल्यूरोनिडेज, नॉट हाइल्यूरोनिक एसिड, जो हमने गैग पढ़ा था, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स। जनरली वी स्टडीड दिस इन कहाँ पर हमने पढ़ा था? ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था GAG, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स, जिसमें हमने हाइल्यूरोनिक एसिड पढ़ा था, जो कि जनरली कहाँ होता है? सिनोवियल फ्लूइड में होता है ना। सो जनरली हाइल्यूरोनिक एसिड नहीं, दिस इज हाइल्यूरोनिडेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजिंग ओवम। ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए इस एक्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल। चलो ठीक है। अब इसके बाद ये जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये जनरली जो नीचे नेक आता है वहाँ पे सेंट्रियोल इज देयर, बीच में जो बॉडी है उस पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड द स्पर्म गेट्स ऑल दिस एनर्जी फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और उसके बाद क्या होता है? फ्लैजिलम होता है नीचे एंड दिस इज द टेल पीस। अगर इतना हम अगर कर लें, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्रोजोम पे पूछा जाता है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्रोजोम्स का इतना अगर हम कर लें देन दैट विल बी मोर देन इनफ। सो स्पर्म हेड कंटेंट्स क्या है यहाँ पे? देखो एक्जोनीम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया तो कहाँ है? बॉडी में है ना, बॉडी में। न्यूक्लियस कहाँ पर है? जनरली ऑफ कोर्स हेड में है। सो न्यूक्लियस विल बी आवर आंसर, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो एक्जोनीम करके दिया गया, दिस एक्जोनीम इज नथिंग बट सेंट्रल कोर स्ट्रक्चर, सेंट्रल कोर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। एक्जोनीम इज नथिंग बट द सेंट्रल कोर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एंड द डिफेक्ट इन दिस, है ना। अगर डिफेक्ट इसमें हो गया, एक्जोनिम में डिफेक्ट हो गया, दिस इज द सेंट्रल कोर स्ट्रक्चर, और वहाँ पे अगर डिफेक्ट हो गया दैट विल लीड टू कार्टाजिनर सिंड्रोम, जो हमने रेस्पिरेटरी में भी पढ़ा था, कार्टाजिनर सिंड्रोम, है ना। जनरली डाइनिन आर्म पे डिफेक्ट होता है, कार्टाजिनर सिंड्रोम, डाइनिन आर्म डिफेक्ट। इस पे क्या हो जाएगा? अगर ये कार्टाजिनर सिंड्रोम होगा तो दैट विल लीड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी एंड साइटस इन्वर्सस। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में जनरली हार्ट रहता है तो उसमें क्या हो जाएगा? राइट साइड में ऑर्गन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज साइटस इन्वर्सस। आगे देखते हैं, ऑल आर ट्रू अबाउट कैपेसिटेशन एक्सेप्ट। कैपेसिटेशन के बारे में सब ट्रू है एक्सेप्ट। अब कैपेसिटेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कैपेसिटेशन अगर थोड़ा हम पढ़ ले तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं हमको छूटेगा। अगर इतना कर ले कैपेसिटेशन के बारे में तो कुछ भी पूछे हम कर सकते हैं। तो कैपेसिटेशन जनरली क्या है? पेनल्टीमेट स्टेप इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू हेल्प देम बिकम रेडी टू फर्टिलाइज एन oocyte। जब स्पर्मेटोजोआ बनता है और जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है ना, व्हेन इट गोज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, तो जब जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइज oocyte, जो सेकेंडरी oocyte हो, उसको फर्टिलाइज करने से जो पहले वाला स्टेप है, ठीक पहले वाला स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। और ये कहाँ होता है? जनरली मैंने पहले ही बोला, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं कैपेसिटेशन में? रिमूवल ऑफ एस्टिरोल्स, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, इंक्रीज परमिएबिलिटी टू कैल्शियम,
और इसके बाद क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ एक्रोसोमल हेड मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म अलाउइंग ग्रेटर बाइंडिंग टू oocyte। oocyte के साथ कौन फ्यूज करने में कौन मदद करता है, एक्रोसोम ऑफ कोर्स। सो डीस्टेबलाइजेशन ऑफ एक्रोसोमल हेड मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म अलाउइंग ग्रेटर बाइंडिंग टू oocyte। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द कैपेसिटेशन। इसमें याद रखना है कैपेसिटेशन क्या है, इट इज द पेनल्टीमेट स्टेप है ना, इट इज द पेनल्टीमेट स्टेप बिफोर फर्टिलाइजिंग एन oocyte, सेकेंडरी oocyte है ना, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, साइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अगर इतना हम याद रखें दैट विल बी सफिशिएंट फॉर एफएमजी है ना, और अगर ये स्टेप्स पूरा याद रखें तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर नीट पीजी आल्सो। सो चलो अब देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। अगर इतना कर लिए तो कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट कैपेसिटेशन एक्सेप्ट। अभी देखो, चेंजेस दैट अकर इन स्पर्म टू पेनिट्रेट होगा, ठीक है। ऑकर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। ऑकर्स इन मेल, अरे नहीं, मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में तो ये कभी भी नहीं होता। स्पर्म लूजेज इट्स कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन द प्रोसेस, यहाँ देखो रिमूवल ऑफ एस्टिरोल्स है ना। जनरली ऑप्शन में, पर ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट रूप से हमको पूछा गया है ना, ठीक है। एफएमजी में ऐसे ही पूछते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट टेस्टोस्टेरोन एक्सेप्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट टेस्टोस्टेरोन एक्सेप्ट। टेस्टोस्टेरोन जनरली क्या होता है, लीड सेल से प्रोड्यूस होता है ना। चलो टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी कर लेते हैं थोड़ा, अगर टेस्टोस्टेरोन के बारे में थोड़ा पढ़ ले तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। चलो, टेस्टोस्टेरोन सेक्रीटेड बाय लेडिक सेल्स, कौन सेक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रीटेड बाय लेडिक सेल्स। फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ टेस्टिकुलर जर्माइनल सेल्स व्हिच इज फर्स्ट स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। द फर्स्ट स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ टेस्टिकुलर जर्माइनल सेल्स, जर्मिनल सेल्स जहाँ से क्या बनेंगे, फर्दर बनेंगे। सो इट इज द प्रिंसिपल स्टीरोइड सेक्रेटेड बाय लेडिक सेल। लेडिक सेल से जो प्रिंसिपल स्टीरोइड, जो मेन स्टीरोइड सेक्रेट होता है दैट इज नथिंग बट द टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है ना, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज फीमेल हार्मोन। सो अब यहाँ पे देखो, लेडिक सेल्स में क्या होता है, एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होता है, एंड दिस एंड्रोजेंस आर ऑफ थ्री टाइप, इट कंटेन्स थ्री हार्मोन्स एक्चुअली। एंड्रोजन कलेक्टिव टर्म यूज होता है किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन, एंड्रोस्टेनिडियोन। सो टेस्टोस्टेरोन क्या है, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन अगर पूछे तो दैट विल बी टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या होता है, 19 कार्बन चेन का स्टेरॉइड होता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज नथिंग बट इट इज मोर एक्टिव, ठीक है ना, मतलब समझो बात को है ना। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज मोर एक्टिव, द मोर एक्टिव फॉर्म, लार्जेस्ट क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन है ना, और मोर एक्टिव फॉर्म कौन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये एक एंड्रोस्टेनिडियोन। इतना तीन हमको पढ़ना है। अब ये एंड्रोजेंस जनरली क्या होता है, सेक्रेटेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्सो। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी सर्टेन क्वांटिटी में क्या सेक्रेट करती है, जनरली एंड्रोजन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। बट मेजर जो सेक्रेट होता है एंड्रोजेंस का दैट इज बाय द लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस, ठीक है। लेडिक सेल्स सेक्रेटेड बाय लेडिक। अब वही ये अगर इतना हमने कर लिया तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं क्या, ऑल आर ट्रू अबाउट टेस्टोस्टेरोन एक्सेप्ट प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स, सही है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंड्रोस्टेनिडियोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ से भी बनता है थोड़ा अमाउंट में। कार्बन 17 नहीं, ये क्या है, कार्बन 19 है, 19 कार्बन स्ट्रैंड है। सेक्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ कोर्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर इसका कंट्रोल रहता है। सेक्रेशन कंट्रोल कौन करता है, एडल्ट में जनरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH करता है ना। और फीटस में जनरली इट इज स्टिमुलेटेड बाय HCG। इतना कर लो बस, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये PDF भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं रख दूंगा है ना। जनरली मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया तो नहीं है, इंस्टाग्राम का है, मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं पूरा का पूरा एनोटेटेड PDF आप लोगों को दे दूंगा। आगे देखो, यक्स हार्मोन मार्क्ड ऑन द फिगर इज इंडिकेटिंग फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक का इनहिबिशन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल इन मेल्स। कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है इसको, ओके चलो देखो, ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना। एंटेरियर पिट्यूटरी है ना, LHFSH, थीका इंटरना ग्रेनुलोसा सेल्स, ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, और ये एस्ट्रोजन यहाँ पे है ना। अब ये X जो है ये पूछा जा रहा है, अगर ये X पूछा जा रहा है तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं FSH के बारे में, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखो, FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, जनरली सर्टोली सेल्स एक्ट्स लाइक नथिंग बट इट गिव्स द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग स्पर्म है ना। ग्रोइंग स्पर्म जब तक वो फ्रीली, मतलब उसका पूरा नहीं सिंथेसाइज हो गया होता, तब तक उसको कौन देता है, जनरली सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म को। सो इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल FSH, एंड सर्टोली सेल विल नाउ रिलीज इनहिबिन है ना, एस्ट्रोजन एंड एक्टिविन, थ्री थिंग्स विल बी रिलीज्ड।
अब व्हेन रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब इंक्रीज होता है, व्हेन द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा अगर स्पर्म प्रोड्यूस होने लगा तो इंक्रीज्ड इन इनहिबिन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से अगर ये सर्टोली सेल्स हो गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो ज़्यादा स्पर्म रिलीज होगा, और ज़्यादा स्पर्म रिलीज होगा तो सर्टोली सेल एक और चीज़ क्या कर रहा है कि इनहिबिन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर ज़्यादा हुआ तो इनहिबिन भी ज़्यादा हो जाएगा, और इनहिबिन अगर ज़्यादा हो गया तो इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इनहिबिट्स एफएसएच। अब क्या बोलेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको रोकना है, तो इनहिबिट क्या करेगा, जनरली इनहिबिन क्या करेगा, इट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इनहिबिट्स एफएसएच। अगर एफएसएच ही बंद हो गया तो सर्टोली सेल नहीं स्टिमुलेट होगा, और वहाँ से ज़्यादा क्या नहीं होगा, फिर स्पर्म का प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना, मैचुरेशन रुक जाएगा। सो यहाँ से देखो डिक्रीज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इन जनरली स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये इनहिबिन का अगर हम जनरली देखें तो ये फीमेल्स में किससे सेक्रेट होता है, जनरली सेक्रेटेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। मेल में तो जनरली हमने पढ़ लिया है ना जनरली, अब ये फीमेल में क्या है, जनरली इनहिबिन इन फीमेल इज सेक्रेटेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। सो दिस एक्स यहाँ पे क्या हो गया, देखो this X will be nothing but the main cell that it is acting on, and that is Sertoli cell। so यहाँ पे हम Sertoli cell को आंसर लगाएंगे, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, जनरली इनहिबिन बी प्रोड्यूस करता है फीमेल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हार्मोन्स एंड सर्टेन पीक, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे पीक पे होता है, जैसे एचसीजी की अगर हम बात करें तो इट इज पीक, इट टेक्स इट पीक ड्यूरिंग, सबसे ज़्यादा कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये हमको ओबीजी के साथ इंटीग्रेट भी कर लेना, मेडिसिन एंड ओबीजी के साथ। रिलैक्सिन जनरली इट इज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ह्यूमन कोरियनिक सोमैटोट्रोपिन दिस इज टर्म डिलीवरी के टाइम पे होता है। एस्ट्राडायोल टर्म के टाइम पे, मतलब फुल टाइम जो हो जाता है पूरा का पूरा उस टाइम। एस्ट्रियोल टर्म पे, प्रोजेस्टेरॉन टर्म पे हाई होता है, और प्रोलैक्टिन का पीक भी टर्म पे होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का पीक भी टर्म पे होता है। जनरली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले पूछे जाते हैं, एचसीजी और रिलैक्सिन दिस इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। आगे देखिए ऑल हार्मोन्स पीक एट टर्म एक्सेप्ट, तो हमने अभी पढ़ा प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होता है, जनरली टर्म पे पीक होता है। स्ट्रियोल और प्रोलैक्टिन तीनों क्या होते हैं, जनरली पीक पे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ टर्म, है ना। और एचसीजी जनरली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सो दिस विल बी आवर आंसर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दिस विल बी आवर आंसर। सो अगर हम इतना कर लिए देन दैट इज़ फार मोर देन इनफ, है ना, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में। क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं यहाँ पे करवाया, मैंने एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शंस, और चारों ऑप्शंस के साथ साथ पूरा का पूरा जो एक क्वेश्चन जो आंसर है उसके लिए पूरा का पूरा मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन, है ना, और बुलेट पॉइंट्स भी वहाँ पे मैंने कर दिए। सो दिस इज़ लाइक डूइंग मोर देन 30 और 40 क्वेश्चन, है ना, 40-50 क्वेश्चन ज़्यादा करने के बराबर ये क्या होगा, हमारा रिविजन होगा। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, है ना। और अब नेक्स्ट